आज़ाद बोल इंडिया का द हेडलाइंस शो आप देख रहे हैं। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको दुनिया भर की 13 बड़ी खबरें, 13 बड़ी हेडलाइन दिखाने जा रहा हूं। यहां आपको पता चलेगा कि कैसे एमनुअल मैक्रॉन जो दोस्ती निभा रहे थे नेतन्याहू के साथ, उन्हीं के मुल्क इजराइल के कुछ मिनिस्टर्स ने लगता है कि कुछ गद्दारी कर दी है एमनुअल मैक्रॉन के साथ, इसीलिए वो भड़क गए कि हमारे इलेक्शन में तुमने टांग अड़ाई है। तभी मैक्रॉन हार भी गए हैं। खैर, एक और खबर यह है कि इजराइल को बड़े हथियार दे रहा है अमेरिका, उठा लिया है सैंक्शन जो लगाया था। दूसरी खबर कि यूक्रेन के लिए रूस के खिलाफ अमेरिका ने किसी एक मुल्क में बड़े घातक हथियार भेजने का फैसला कर लिया है। ताइवान की भी खबर है कि सबसे ज्यादा जहाज चाइना के ताइवान के आसमान में घुस गए हैं। नाटो से जुड़ी खबर है, साथ ही खबर सीरिया से भी जुड़ी है, और फिर गजा की तो बहुत बड़ी खबरें हैं। आज ईरान के होने वाले या नए राष्ट्रपति जो चुन लिए गए हैं, उनके शपथ लेने की, उनके ओथ सेरेमनी की तारीख भी आ गई है। उन्होंने अरब वर्ल्ड को लेकर रिश्ते जो चल रहे हैं अरब वर्ल्ड से ईरान के, उसको लेकर बड़ी बात कही है। साथ ही उन्होंने फलस्तीन की आज़ादी को लेकर कुछ कहा है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने इजराइल के बारे में जो कहा है, उससे शर्मसारी बढ़ सकती है इजराइल की। इसके अलावा रेजिस्टेंस जो लड़ाके जो हैं, उन्होंने भी कुछ किया है, उस बारे में खबर है। कई और रिपोर्ट्स हैं, बने रहिएगा। 13 बड़ी खबरें सुनाने जा रहा हूं। सबसे पहले नाटो ने इस बात का वादा यूक्रेन से, पहले आप दूसरे ममालिक की सुन ले। गजा और फलस्तीन और मिडिल ईस्ट की तो सीरीज है बहुत लंबी। नाटो ने यूक्रेन से $43 बिलियन देने का वायदा किया है मिलिट्री एड की शक्ल में, और इसके बदले में इरिवर्सिबल पाथ टू मेंबरशिप। नाटो में अगर जो यूक्रेन बार बार मेंबरशिप चाहता है, और यही सारा फजीता था रूस और यूक्रेन की जंग होने का, वो चाहता नहीं था यूक्रेन नाटो का मेंबर बने, वरना फिर नाटो जो है फोर्सेस वो रूस की दीवारों और सरहद तक आ जाती। तो नाटो को $43 बिलियन मिलेंगे, लेकिन जैसे ही वो नाटो का मेंबर बनेगा, इन $43 बिलियन के लिए लौटने का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद नो बैकडोर। तो नाटो समिट चल रही है 9 से 11 जुलाई, आज आखिरी दिन है। हमारे यहाँ दिन निकल गया, उनके यहाँ 10 की रात चल रही होगी या खत्म हो चुकी होगी। सुबह का वक्त अभी तो नहीं आया होगा, अंधेरा है। अमेरिका वाशिंगटन डीसी में चल रही है, उसके बारे में कई और जानकारियां दी जा सकती हैं, लेकिन जल्दी जल्दी खबरें पढ़ देते हैं। ताइवान ने यह बताया है कि नाटो समिट उधर चल रही है, और इधर उससे खिसाया हुआ चाइना हमारे एयर स्पेस में सबसे ज्यादा अपने फाइटर जेट्स लेकर घुस गया है। ताइवान ने रिकॉर्ड नंबर ऑफ चाइनीज फाइटर जेट्स वॉर प्लेन्स को डिटेक्ट किया है। नाटो समिट के मौसम के दौरान पिछले 24 घंटों में बताया गया है कि चाइनीज एयरफोर्स के 66 फाइटर जेट्स ने ताइवान के एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की या घुसा है। अब चाइना तो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चाइना इधर एस्केलेशन बढ़ा रहा है साउथ चाइना सी में। परसों मैंने आपको खबर दी थी, जापान और फिलीपींस दोनों एक साथ आ गए हैं चाइना के खिलाफ, और वो अपने रिश्ते और तेजी से बढ़ा रहे हैं, बहाल कर रहे हैं, ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रांस की। एमनुअल मैक्रोन जो अब राष्ट्रपति हैं भी, प्रेसिडेंट हैं भी और नहीं भी हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें मैंडेट तो मिला नहीं है। खिचड़ी वहां सरकार बन गई है, अभी सरकार नहीं बनी बल्कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं है। जो सबसे कट्टरपंथी मानी जा रही थी फलस्तीनियों के खिलाफ और इजरायलियों के समर्थन में, ले पेन, वो भी हार गई। पता ये चल रहा है कि लेफ्ट पार्टीज की सरकार बनेगी जो फलस्तीन के लिए बड़ा नर्म रुख रखते हैं और कहते हैं कि अलग फलस्तीन जल्द बनना चाहिए। तो मैक्रोन जो दोस्ती निभा रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू को, उन्हें सिला ये मिला कि आज मिडिल ईस्ट मॉनिटर में ये खबर छपी। पिछली दोनों खबरें आपने अल जजीरा के हवाले से देखी थी, ये मिडिल ईस्ट मॉनिटर के हवाले से है। उनकी हेडलाइन है कि भाई जो है मैक्रोन ने कहा है कि इजराइल का जो इंटरफेरेंस है, दखल है हमारे इलेक्शंस में, वो अनएक्सेप्टेबल है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असल में कुछ इजरायली मिनिस्टर्स ने ले पेन जो इनकी मुखालिफ थी इलेक्शन में, उनकी अपनी पार्टी थी है, तो उनको सपोर्ट कर रहे थे इजरायली मिनिस्टर। तो इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया। पूरी आर्टिकल मैंने आपके लिए पढ़े 13, आप 13 तो पूरे नहीं पढ़ सकते, लंबा हो जाएगा, लोगों को शॉर्ट देखने की आदत है। तो इन्होंने ये कहा कि ये चीजें ठीक नहीं है, हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं तो तुम्हारे लोग हमारे दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अच्छा हम देखते हैं। तो नेतन्याहू ने बाकायदा एक ऑर्डर जारी करते हुए ये कहा कि भाई अपनी जुबान बंद रखो, पब्लिकली आप फ्रांस के इलेक्शंस के बारे में कोई भी बयानबाजी नहीं करोगे। ये इस पूरे उसमें छपा है। अब रशिया टुडे की खबर पर आते हैं, आरटी पर। यूएस टू डिप्लॉय
लॉन्ग रेंज वेपन्स इन जर्मनी। ये पिछले कुछ घंटों की खबरें हैं। याद रखिएगा, हिंदुस्तान में 11 तारीख लग जाती है, लेकिन कहीं 10 ही चल रही होती है। 12-12 घंटे, 10-10 घंटे, 5-5 घंटे पीछे मुल्क हैं। तो ये पिछले कुछ घंटों की बड़ी खबरें हैं, ठीक है। वहां छपती तो उनका टाइम लगता है। यूएस टू डिप्लॉय लॉन्ग रेंज वेपन्स इन जर्मनी। अब यूनाइटेड स्टेट्स रशिया को घेरने के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जर्मनी की जमीन पर डिप्लॉय करने जा रहा है, और ये कोल्ड वॉर के बाद से ऐसा पहला मरहला होगा जब किसी यूरोपियन सरजमी पर अमेरिका अपने बड़े हथियारों को तैनात करने जा रहा है। 1987 में सोवियत यूनियन के साथ, जो उस वक्त का रशिया हुआ करता था, यूएसएसआर, 1987 में इन लोगों के बीच समझौता हुआ, सोवियत और अमेरिका के बीच। तब से ये हथियारों की तैनाती नहीं हुई थी, लेकिन ये समझौता 2019 में खत्म हो गया था। चलिए, मैंने पढ़ा है अंदर ना, तो सब आपको बता रहा हूं, ना पेट से बता रहा हूं, ना भाई पढ़ पढ़ के ही जानकारी हासिल की जाती है। टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन देखिए, यूएस, अब ये तो सच ही बोलेंगे, अमेरिका इन्हें, इजराइल को सम हैवी बॉम्ब्स भेज रहा है, बहुत से हैवी बॉम्ब भेज रहा है। बाइडेन ने जो रफा में ऑपरेशन चला रही थी इजरायली आर्मी या इजरायली हुकूमत, उस वक्त ये कहा था ये मत करो, इन्होंने हमला किया रफा पर, तो उन्होंने उन्हें रोक लिया था उन बॉम्ब्स की शिपमेंट को। अब वो रिलीज कर दिए गए हैं और ये इजराइल पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं, और फिर ये गजा के बेकसूर लोगों पर बरसेंगे। सोचिए, कतर में यही अमेरिका सीज फायर की बातचीत करवा रहा है और यहां इजराइल को बम दे रहा है। अरे यार, कमाल है, मतलब क्या डिप्लोमेसी है। हसन नसरल्लाह, उनके बारे में खबर लेबनीज वेबसाइट अखबार अल-मायादीन ने छापी। हसन नसरल्लाह के बारे में इसमें लिखा गया है कि लेबनीज फ्रंट मीटिंग गोल्स अगेंस्ट इजराइल। सैयद हसन नसरल्लाह, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं लेबनान के हिजबुल्लाह के, उन्होंने कहा है कि लेबनीज फ्रंट यानी लेबनान का जो मोर्चा है, इट मीन्स हिजबुल्लाह, वो अपने तमाम टारगेट्स को अचीव कर रहा है, अपने लक्ष्यों को हासिल कर रहा है, अपने गोल्स इजराइल के खिलाफ वो अचीव कर रहा है। यानी कि हम जो जितना नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंचा रहे हैं। और जहां तक है, अब तो एक बात चल निकली है कि अभी तक मिलिट्री बेसिस पर ये हमले कर रहे थे, इन्होंने ये भी कहा है कि अब नागरिकों के बदले नागरिक लिए जाएंगे, एक मारोगे हम दो मारेंगे, क्योंकि अब ये लड़ाई अलग दौर में जा रही है। उन्होंने हसन नसरल्लाह ने यह भी कहा कि इजराइल ये समझता है कि हम हल्के में हैं, तो वो खुद ही अंदरूनी तौर पर जानते हैं कि हम उन पर कितने जबर हैं और हमारी वजह से उनके कितने नॉर्दर्न इलाके सूने हो गए हैं। फ़लस्तीन गजा की बात करते हैं। अल-मायादीन ने खबर छापी है कि फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस ने गढ़ा लगाकर गजा में जो है वो इजरायली फोर्सेस पर हमला किया, लेकिन रफा में फोर्स्ड इवैक्यूएशन जारी हो गया है। कल नॉर्दर्न इजराइल की खबर आई थी, आज 11 जुलाई की खबर है। नॉर्दर्न इजराइल की खबर आई थी, वहाँ इवैक्यूएशन था। गजा सिटी पूरी की पूरी खाली कराने की बात हो रही थी, और वो हो भी रही है, लोग जा रहे हैं, रास्ते सूने हैं, कई जगह लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अब रफा में भी फोर्स्ड इवैक्यूएशन जारी हो गया है। मेरा ख्याल है जो दिया बुझता है वो बुझने से पहले जो फड़फड़ाता है, वही काम इजराइल कर रहा है। अगर जंगबंदी की बात बहुत तेज हो रही है, तो इट मीन्स इस बीच वो ये चाहता है कि जो कर सकते हो वो करो। ईरान के राष्ट्रपति जो इलेक्ट हुए हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उनके बारे में खबर प्रेस टीवी ईरान में छपी है। उन्होंने कहा है कि पैलेस्टीनियंस विल सर्टेनली अचीव विक्ट्री अगेंस्ट इजराइल। फ़लस्तीनी बिलाशुबा इजराइल के खिलाफ फतह हासिल करेंगे, और ये उन्होंने किसी बिना पर कहा होगा। इनके पास हिजबुल्लाह की रिपोर्ट है, यमन के हाउथीज की रिपोर्ट है, इनके पास जो रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास के अलावा लड़ रहे हैं गजा के अंदर या वेस्ट बैंक के अंदर, उनकी भी रिपोर्ट्स हैं, और उन्हीं रिपोर्ट्स के बेस पर इन्होंने ये इतना मजबूत स्टेटमेंट दिया है कि फ़लस्तीनी अचीव करेंगे विक्ट्री अगेंस्ट इजराइल। बिल्कुल बिला शुबा, इसमें कोई शुबा नहीं कि वो जीत हासिल करेंगे। प्रेस टीवी की एक और हेडलाइन है कि ईरान के प्रेसिडेंट जो होने वाले हैं, या अभी मतलब प्रेसिडेंट इलेक्ट तो है, इंग्लिश में ये लफ्ज है, अब बस हम राष्ट्रपति तब पूरी तौर पर कह सकते हैं जब वो ओथ ले लेंगे। तो इन्होंने ये कहा है कि हम अरब वर्ल्ड के साथ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग कायम करेंगे, यानी कि हम उनके साथ दोस्ताना बातचीत शुरू करना चाहते हैं। हम उनके साथ ऐसी बातचीत शुरू करना चाहते हैं जिससे ईरान और बाकी अरब जगत, सुन्नी और शिया वर्ल्ड के बीच दोस्ताना माहौल बन सके, और ये सब मुस्लिम जो है मुस्लिम उम्मा की तरह मिलकर काम कर सकें, क्योंकि
ہمارا دشمن کسی شیعہ یا سنی کا دشمن نہیں بلکہ پورے مسلمانوں کا دشمن ہے۔ فی الحال یہ خبر آپ کو دکھا دی، پزشکیان 30 جولائی کو راشٹرپتی کے طور پر جو ہے وہ شپت دیں گے، یعنی پزشکیان اگلے صدر کے طور پر، ایران کے اگلے صدر کے طور پر 30 جولائی کو حلف اٹھائیں گے۔ او سیرمنی ان کی اس دن ہوگی۔ مڈل ایسٹ آئی کی ایک ہیڈ لائن دیکھیے، ٹاپ نیو یارک سٹی لا فرم۔ اب دیکھیے فلسطین کی حمایت میں آپ بولیں گے تو آپ کو کیسے سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ ایک سب سے بڑی لا فرم ہے نیو یارک میں۔ لا فرم آپ سب جانتے ہیں نا، جو کارپوریٹ جو کیسز ہوتے ہیں وغیرہ یہ سب دیکھتے ہیں، اور یہ 145 سال پرانی لا فرم ہے، اور اس کا نام ہے یہ جو ہے وال اسٹریٹ لا فرم۔ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے یا ان کے بارے میں خبر ہے کہ جو بھی پرو پیلسٹائن پروٹیسٹرز تھے جنہوں نے فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کیے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ کا پروٹیسٹ تھا چاہے کہیں اور تھا، انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، ان سب کو اس میں نوکری امپلائمنٹ نہیں ملے گا، اور یہ منع کر رہے ہیں باقاعدہ۔ یعنی یہ پوری طریقے سے اسرائیل کے ان جرائموں کے ساتھ ہیں جو وہ غزہ میں انجام دے رہا ہے۔ یار میں رو پڑا، اتنا چھوٹا سا بچہ جو صرف روتا ہے یا ہنستا ہے، مجھے پتہ نہیں 3-4 مہینے کا ہوگا، اس کی آنکھیں یوں کھلی ہوئی ہیں، وہ دیکھ رہا ہے بس، اس کے چوٹیں لگی ہوئی ہیں کئی جگہ، بہت برا ہو رہا ہے۔ وہ جو اسکول میں بچے فٹ بال کھیل رہے تھے وہاں حملہ کیا، 29 لوگ مر گئے، بچے عورتیں سب سے زیادہ۔ وہاں کیا ملا؟ کون حماس تھا؟ کوئی امریکہ، یہ ناٹو، یہ یورپ، کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں کہہ رہا، کوئی مذمت نہیں کر رہا، کوئی انہیں جاہلوں والی حرکت، کوئی خبیثوں والی حرکت، شیطانوں والی حرکت، آتنکوادیوں والی حرکت کوئی نہیں کہہ رہا۔ ان کے لیے مسلم ممالکوں کے لوگ صرف کھلونا ہے، چاہے یہ عراق میں مار کاٹ کر دیں، سیریا میں کر دیں، چاہے کہیں کر دیں، افغانستان میں کر دیں، آج فلسطین میں کر رہے ہیں۔ آج نہ یہ عراق میں پے جما پا رہے ہیں، نہ سیریا میں جما پا رہے ہیں، افغانستان سے تو کھدیڑ دیا گیا، اور یہی انجام انشاءاللہ فلسطین میں ہوگا۔ آپ دیکھیے گا فلسطین کی عام عوام انہیں کھدیڑے گی۔ حماس آج ہے کل نہیں ہے، ایسے ریسٹنس گروپ آئیں گے جائیں گے، 1000 سال پہلے کوئی اور تھا، لیکن فلسطین کی عام عوام ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ سے اس نے مقابلہ کیا ہے۔ اشرق الاسود، واٹر شارٹیجز worsen as funding dries up for north west Syria's displaced۔ آخری خبر سیریا کے بارے میں کہ بہت زیادہ پانی کی قلت ہے، کیونکہ فنڈنگ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور نارتھ ویسٹ سیریا میں جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں، پناہ گزین ہیں اپنے ہی ملک میں، ان سب کے حالات بد سے بدتر ہو چلے ہیں۔ مطلب ایک باپ کو اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے گھنٹوں تک جا کر سفر کر کے ایک بالٹی پانی لانا پڑتا ہے، تب تک بچے کی پیاس کا عالم سمجھیے کیا ہوتا ہوگا۔ چلیے، امید یہ کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ یہ QR کوڈ ہے جو شروع میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہمیں فائنینشلی سپورٹ کرنے کے لیے خوش رہیے، سلامت رہیے۔